बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। कवि आलम के कुछ छंदों की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की। उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया कि कवि आलम का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। वो निर्भीक थे, निडर थे, स्वच्छंद थे, कला प्रेमी थे, रसिक थे, भावुक थे। कितने प्रेमी थे कि एक अंग्रेजनी के प्रेम में पढ़ करके और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए और उनसे विवाह कर लिया। कितना बड़ा। तभी हमने आपसे कहा था कि महाकवि भूषण, आपका पाठ्यक्रम लगभग पूर्ण हो गया है, केवल भूषण आपको बचे हुए हैं। भूषण के बारे में पूर्व में भी मैं आपको जब हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा रहा था, उस समय जब रीतिकाल की चर्चा थी, रीति सद, रीति बुद्ध और रीति मुक्त कवियों के बारे में बता रहा था, तो एक वीर रस का एक अलग कवि के रूप में जिनकी छाप है, छवि है, जिन्हें उस समय का राष्ट्रीय कवि भी कहा जा सकता है, मैंने भूषण के बारे में आपको बताया था। कवि महाकवि भूषण के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि महाकवि भूषण कौन थे, क्या थे। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ था और उनकी मृत्यु संवत 1772 में हुई थी। उनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। उनके भाई चिंतामणि एवं मतीराम भी रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए हैं, चिंतामणि और मतीराम। उनका वास्तविक नाम अज्ञात है। भूषण की उपाधि उन्होंने चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी। देखिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि उनका जो वास्तविक नाम है उसके बारे में कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उनके जो जितने भी पद हैं, छंद हैं, उनमें भूषण ही आता है। और भूषण की जो उपाधि है वो उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी। वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में ही उन्होंने पर्याप्त काव्य रचना की है, छत्रपति शिवाजी की। यूं तो पन्ना नगरी के जो महाराज छत्रसाल के यहाँ भी उनका बहुत बड़ा सम्मान था। कहते हैं कि एक बार महाराज छत्रसाल ने उनकी पालकी को कंधा लगा दिया था। ये कितना बड़ा सम्मान था भूषण के लिए, आप सोच सकते हैं। और इसी कारण उन्होंने, भूषण जी ने लिखा भी कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। देखिए, भूषण की जो रचना है महत्वपूर्ण, उनमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक नामक ग्रंथ इनके सर्व प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय काव्य की श्रेष्ठ रचना है इनकी। भाई, आधुनिक दृष्टिकोण से चाहे उन्हें कोई ऐसा कह सकता है कि वो एक जातीय कवि थे, एक संप्रदाय समुदाय विशेष के कवि थे, परंतु तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनमें वो सही मायने में एक राष्ट्रीय कवि थे। जो उस समय की जो परिस्थितियों को देखा जाए तो उसमें राष्ट्रीय कविता ही मानी जाएगी इनकी। उनके काव्य में ऐतिहासिकता का भी पर्याप्त पालन किया है, ऐतिहासिकता का भी पालन हुआ है। जबकि काव्य में अतिशयोक्ति के इस तरीके के वर्णन होते हैं कि ऐतिहासिकता का नाम मात्र रह जाती है, लुप्त हो जाती है। उसको इतना ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वह बिल्कुल भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन लगता है, वो कोई मेल नहीं खाता इतिहास से। परंतु उनकी काव्य में ऐतिहासिकता भी है, ऐतिहासिकता है। सबसे बड़ी बात उनकी यह है कि रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में श्वास लेते हुए भी उन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया। वीर रस के ही अनुकूल उनकी भाषा भी अत्यंत ओजस्वी और प्रभावपूर्ण रही। महाकवि भूषण का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान है। उनके काव्य की जो अभी मैंने बताई थी, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उनकी रचना उस समय की है जब अन्य कवि श्रृंगार रस की कविताएं लिख रहे थे।
और उस समय उन्होंने वीर रस की कविता लिखी। राष्ट्रीयता का उनकी कविता में स्वर मिलता है। ओजस्वी भाषा में उन्होंने कविता लिखी। इतिहास से मोह होता, ऐतिहासिकता भी उनकी कविता में मिलती है। उनके अतिरिक्त कविवर लाल और सूदन ने भी रीतिकाल में तो यूँ वीर रस का काव्य लिखे हैं। भूषण के अलावा, ये आप नोट कर लें, कविवर लाल और सूदन ने भी रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखी है। जहां उन्होंने वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के अन्य कवियों के सामने आदर्श उपस्थित किया, वहां शिवराज भूषण के रूप में अलंकार ग्रंथ की रचना भी उनके द्वारा की गई थी। तो उन्होंने रीति कवियों की भी रीति का परंपरा का पालन किया। अपने युग के जो और कवि थे, उस रीति परंपरा का भी उन्होंने पालन किया। वीर रस की कविता के साथ साथ उन्होंने शिवराज भूषण के रूप में एक अलंकार ग्रंथ भी लिखा था। भूषण की रचनाओं में रस संचार की दृष्टि से शिवा बामनी और छत्रसाल दशक का अत्यधिक महत्व है। नामों के अनुसार इनमें प्रथम काव्य में 52 छंद तथा द्वितीय काव्य में 10 छंद होने चाहिए। शिवा बामनी, छत्रसाल दशक, उस हिसाब से तो। किंतु इस समय प्राप्त होने वाली प्रतियों में दोनों ही काव्य अधिक छंदों से युक्त है। इन छंदों की रचना स्वतंत्र रूप से की गई है, अतः इनमें रस के समावेश में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। इन दोनों काव्यों में क्रमशः महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल की वीरता का वर्णन है। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक दोनों में। शिवराज भूषण की रचना में भूषण को इतनी सफलता नहीं मिली। जो मैंने बताया ना अभी आपको, जो एक अलंकार ग्रंथ लिखा था इन्होंने रीति परंपरा का पालन करते हुए, तो उसमें इनको इतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उनका रस मन तो वीरता में रमा हुआ था। उनका इसका कारण यह है कि उन्होंने इस काव्य को हृदय की प्रेरणा से लिखा ही नहीं। यह एक अलंकार ग्रंथ है, तो इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण देने में प्रतिभा दिखलाई गई है। उनके द्वारा उपस्थित किए गए लक्षण साधारण है। उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विशेष मौलिकता नहीं दिखाई दी। अलंकारों के उदाहरणों में भी उन्होंने काव्य सौंदर्य का पर्याप्त अभाव रहा है, क्योंकि उन्होंने जो अलंकारों के जो उदाहरण दिए ना, उनमें भी सर्वत्र महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। अर्थ तो वहां पर प्राय भावों का उचित प्रवाह नहीं हुआ। अब आती है बात कि भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता किस प्रकार से, उस समय का राष्ट्रीय स्वरूप भी अलग रहा होगा रहा था। तो यहां पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की खोज करने से पहले राष्ट्रीयता के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। राष्ट्रीयता इस शब्द से एक ही बात निकल कर आती है, यही झलकता है कि संपूर्ण राष्ट्र का गौरव का जो गान करे वही राष्ट्र कवि हो सकता है। राष्ट्र के जो विकास की बात करे वही राष्ट्रीय कवि हो सकता है। राष्ट्रीयता से हमारा तात्पर्य संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए किए गए विविध कार्यों से है। इस समय कुछ विद्वान भूषण को राष्ट्रीय कवि मानते हैं और कुछ इनका विरोध करते हैं। उन्हें जो राष्ट्रीय कवि न मानने का जो कारण है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ विद्वान जो इन्हें राष्ट्रीय कवि नहीं मानते, उसका कारण यह है कि इस समय राष्ट्रीय का अर्थ बदल गया है। अब राष्ट्रीयता का अर्थ बदल गया है, उस समय राष्ट्रीयता का अर्थ कुछ और था। मध्य युग में हिंदू धर्म की व्यापकता के कारण हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। आज हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सर्वधर्म समभाव की बात है हमारे देश में कि संपूर्ण राष्ट्र में सब लोग अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं। तो सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्मों की एकता की जो बात करे, जो राष्ट्र को ऊंचा उठाने की बात करे, उसका गौरव गान करे, कौमी एकता की बात करे, इसके विकास की बात करे, वह राष्ट्रीयता है। लेकिन उस समय पर जो है हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। वर्तमान युग में राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आने के कारण हिंदू और मुसलमानों की एकता द्वारा राष्ट्रीयता के क्षेत्र को पर्याप्त विस्तार हुआ है। अतः भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की खोज नवीन दृष्टि के स्थान पर मध्ययुग की राष्ट्रीय दृष्टि ही रखनी चाहिए।
मध्ययुग की राष्ट्रीय दृष्टि, आज की वो दृष्टि नहीं हो सकती। काव्य में राष्ट्रीयता के समावेश के लिए कवियों को अनेक आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। इसके लिए उन्हें अपने काव्य में राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक विकास की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। इसके साथ ही जो व्यक्ति राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा भी राष्ट्रीय काव्य में की जानी चाहिए। इस प्रकार के काव्य को कवि को राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं में निवास करने वाली प्रत्येक जाति के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए उसके प्रति देश भाव को त्याग कर देना चाहिए। आधुनिक युग में राष्ट्रीय काव्य में इन तीनों बातों के समावेश को आवश्यक माना जाता है। भूषण की काव्य की आलोचना करते समय हिंदुत्व को राष्ट्रीयता का प्रतीक मानने पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास की सर्वत्र कामना की है। इसी प्रकार उस युग में हिंदुत्व के प्रमुख सचेतकों, जो उस समय प्रमुख सचेतक थे जो हिंदुओं के, उनमें महाराज छत्रसाल थे और महाराज शिवाजी थे। उन्हीं के वो आश्रित कवि थे, तो उन्होंने उन्हीं का यशगान किया, उन्हें हिंदुत्व का रक्षक बताया। महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल के यश का भी उन्होंने भरपूर वर्णन किया। उन्होंने अपने काव्य में हिंदुओं के सामूहिक कल्याण को आवश्यक मानते हुए विदेशी शासन के भार से मुक्त होने की इच्छा प्रकट की। अतः यह स्पष्ट है कि मध्ययुग की राष्ट्रीय दृष्टि के अनुसार हम भूषण के काव्य को राष्ट्रीयता से युक्त मान सकते हैं। कविवर भूषण ने अपने काव्य में वीर रस को मुख्य स्थान प्रदान किया। इस रस के सहायक रसों में के रूप में उन्होंने भयानक और रौद्र रस का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य में वीर रस के सभी अंग प्राप्त होते हैं। उसका उत्साह, स्थायी भाव उनके काव्य में सर्वत्र व्याप्त है। अब महाकवि भूषण के बारे में, उनकी राष्ट्रीयता के बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भूषण को राष्ट्रीय कवि माना जा सकता है। तो आपको यही उदाहरण देना है, यही लिखना है कि वर्तमान में जो राष्ट्रीयता की परिभाषा है वो उन परिस्थितियों में जो राष्ट्रीयता की परिभाषा थी उससे भिन्न थी। आज सर्वजातीय समभाव, भौगोलिक क्षेत्र से कोई विभिन्नता नहीं है, सब एक हैं, सभी जातियों का सम्मान है। और जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से जो देश को एकता प्रदान करे, उसमें जो कार्यों में सहायक हो, उसकी प्रशंसा करना भी कवि का दायित्व है। देश को एकता के सूत्र में बांधने का कवि का दायित्व है, क्योंकि वर्तमान में यही हमारे देश की परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। हिंदू मुस्लिम एकता है, कोई भी किसी जाति धर्म से बंधा हुआ नहीं है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी धर्म की पालना करने के लिए, किसी भी धर्म को मानने के लिए। धर्म के अनुसार कोई भेद नहीं है और ना भेद होना चाहिए। न कोई जाति से जाना जाता है, यहाँ सब एक भारतीय नागरिक के रूप में पहचाने जाते हैं। संविधान भारतीय नागरिकों को महत्व देता है, किसी धर्म को नहीं। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कवि होगा वो धर्मनिरपेक्षता की बात करेगा, सर्वधर्म समभाव की बात करेगा, सर्वजातीय एकता की बात करेगा, देश की उन्नति की बात करेगा। और जो देश की उन्नति करते हैं, देश की उन्नति में जिनका योगदान है, उनकी प्रशंसा करना राष्ट्रीय कवि का दायित्व बनता है। परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में ये देश को हिंदुओं का मानते हुए और बाहर से जो आए हैं उन्हें विदेशी मानते हुए स्वतंत्रता की कामना की उस समय महाकवि भूषण ने। और उस समय जो झंडा उठा रखा था स्वतंत्रता का, वो हिंदुत्व का, वो था छत्रसाल और शिवाजी ने। तो उनकी प्रशंसा उन्होंने की। जो विदेशी शासन से जो ग्रस्त था देश, जो हिंदू पराभूत था, पददलित था, उसे उठाने की उन्होंने कोशिश की। तो उस समय परिस्थितियों में भूषण को उस समय का राष्ट्रीय कवि माना जा सकता है, आज का नहीं। हिंदी में वीर काव्य की रचना करने वाले कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार महाराज शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित साहित्य की रचना करने वाले लेखकों में भी उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है।
कला पक्ष की दृष्टि से भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। उनकी भाषा में ओज गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। वीर रस की कविता है तो ओज गुण आना है। वह वीर रस के सर्वथा अनुकूल भी है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्द का भी प्रयोग किया। मुगल सम्राट जो औरंगजेब था, जब उनका और उनके दरबारियों का जब उन्होंने वर्णन किया तो उसमें अरबी और फारसी के शब्दों का भी भाषाओं का शब्दों का समावेश हुआ। उनके काव्य की रचना दोहा, कवित, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। दोहा, कवित, छंद और सवैया छंदों में। अलंकारों का प्रयोग करते समय उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों को ही परिचय दिया है। स्वाभाविकता जो अपने आप ही जो अलंकार आ जाते हैं कविता में, और एक उन्हें जो जानबूझकर लिया जाता है उसे कृत्रिमता के रूप में ही देखा जाता है। अलंकार तो वही है जो सहज आए। जैसा कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि से भूषण का काव्य साधारणतः सफल ही है। आगे हम उनकी काव्य शक्ति के विषय में कविवर वियोग हरि की वीर सतसई से दो दोहों में उपस्थित कर इस निबंध को हम आपको जो बात है हमारी उसको पूर्ण करेंगे कि उनके बारे में कविवर वियोग हरि ने जो कहा है वो हम आपको बताते हैं कि शिवा सुजस सर्जिस सुरस मधुकर मत्त अनन्य रस भूषण भूषण सुकवि भूषण भूषण धन्य। कींधो इंद्र को वज्र के प्रलय कृषानु अमंद कींधो रुद्र रण चंड सो चकु कवि भूषण को छंद दे गया। या तो कोई इंद्र का वज्र या प्रलय की अग्नि या रुद्र का रौद्र रूप, और ऐसे ही कवि भूषण का छंद है। ये कविवर वियोग हरि ने उनकी प्रशंसा में लिखा है। इस प्रकार से भूषण के जीवन के बारे में हमने आपको बताया। भूषण का कृतित्व और व्यक्तित्व कैसा रहा है। महाराज शिवाजी और छत्रसाल की उन्होंने प्रशंसा की। शिवा बामनी और छत्रसाल दशक में हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने प्रेरित किया तत्कालीन समाज को, राजनीतिक परिस्थितियों को। इसलिए उस समय का इनको राष्ट्रीय कवि भी माना जा सकता है। परंतु वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो देश जिस ओर हमारा उन्नति कर रहा है, अग्रसर है, जिस कारण पूरे विश्व में इस देश की छवि है, जो इसको धर्मनिरपेक्षता के रूप में संविधान ने मान्यता दी है धर्मनिरपेक्षता को, कि कोई भी धर्म को मानने में स्वतंत्र है, सभी धर्म समान हैं, धर्म के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं हो सकता, जाति आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये हमारे देश की सब परिस्थितियां हैं। इसमें राष्ट्रकवि की परिभाषा बदल जाती है। उस समय की राष्ट्रकवि की परिभाषा अलग थी। आज तो वह राष्ट्रकवि है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोए, जो युग प्रवर्तक, इस युग के अनुसार चले, जो भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से इस देश को एकता के सूत्र में बांधे। सर्वजातीय संभाव, सर्वधर्म संभाव, एक भारत देश के रूप में सभी धर्मों के लोग इस देश को सम्मान दें, प्रेम करें, इसके लिए न्योछावर हो जाएं, सब एक दूसरे से प्रेम करें। और वो जो एक दोहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसका जो नारा बुलंद करे वही सच्चे मायने में राष्ट्रीय कवि हो सकता है। तो इन सभी शर्तों पर महाकवि भूषण इस समय खरे नहीं उतरते, अतः उन्हें आज हम राष्ट्रीय कवि के रूप में संबोधित नहीं कर सकते। उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय जो सामाजिक और राजनीतिक परिवेश था, उसमें वो एक देश में हिंदुत्व का नारा बुलंद करके विदेशियों को भगाने की जो बात करते थे, उस रूप में एक हिंदू राष्ट्रीय कवि उन्हें कहा जा सकता है कि हिंदुत्व
हिंदुस्तान को वो एक हिंदू राष्ट्र के रूप में, तो उस समय उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जा सकता है। आज हम उन्हें राष्ट्रीय कवि नहीं कह सकते। अगले वीडियो में हम आपको इनके जो छंद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।